एक्सप्लेन करना हर किसी को आना चाहिए, इसलिए क्योंकि 11th हो, 12th हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, एक्सप्लेनेशन हर में पूछा जाता है। तो मैं बता दूं, एज जो मेरी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक होने वाली है एक्सप्लेन पे, कि हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं। एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट होता है आपका कि आपको फॉर्मेट आना चाहिए। तो फॉर्मेट के ऊपर ही ये सारे के सारे बेस होते हैं। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट हम लोग को कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट का वे क्या होता है, तरीका क्या होता है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के, या पार्ट 1 या पार्ट 2 के, ये सारे के लिए है। फॉर्मेट ऑफ एक्सप्लेनेशन। और मैं ये बात बता दूं कि हाँ, आप जो भी क्लास में है ना, तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि भले मार्क्स इसका कम हो, कहीं ज़्यादा है, कहीं 4 मार्क्स का पूछा जाता है, कहीं 8 मार्क्स का, कहीं 24 मार्क्स का, कहीं 36 मार्क्स का, दैट इज़ डजंट मैटर, लेकिन आपको आना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली जो है वो पेपर 2 में आपके पूछे जाते हैं। अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट है तो पेपर 2 में आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर आप 12th में है तो उसका तो एग्जाम होने ही वाला है फरवरी में, उनके लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है, आपको लिखना क्या होता है ना, अगर वो लाइन आपका एक लाइन से बिलोंग करता हो। लाइन मीन्स क्या, जैसे ये लाइन है, ये लाइन का जहाँ पे भी फुल स्टॉप आ गया, जैसे यहाँ फुल स्टॉप आ गया तो ये 1 लाइन आ गया। फुल स्टॉप के बाद जो आएगा स्टार्ट, वो सेकेंड लाइन होगा। एज द सेम वे, तो आपको लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन आपका 1 लाइन का पूछेगा, 2 लाइन का, या 3 लाइन का। तो अगर लाइन आपका 1 लाइन है तो आप क्या करेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन लिखेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन लिखेंगे। अगर लाइन 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तब आप वहाँ पे लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन। 1 लाइन होगा तो दिस लाइन हैज़ बीन, अगर 1 से ज़्यादा होगा तब आप लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन। उसके बाद सेम रूल फॉलो होगा, टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम्स नेम, टेकन फ्रॉम द लिखना है, फिर पोएम्स का नेम लिख देना है। मतलब आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि जो लाइन दिया गया है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है, वो लाइन आपका किस पोएम से लिया गया है। फिर मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी कैसे आपका जो मैंने फॉर्मेट बताया है वो फॉलो होता है या नहीं, अगर फॉलो होता है तो किस टाइप्स में लिखते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं द सन राइजिंग, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, या तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन ने ही लिखे हैं, तो यहाँ आपका पोएम्स नेम हो जाएगा, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या फिर आप द सन राइजिंग लिख देंगे। उसके बाद इट हैज़ बीन कंपोज बाय, मतलब ये लिखा गया, ये जो पोएम मैंने लिखा, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है। इट हैज़ बीन कंपोज बाय पोएट्स नेम, यहाँ पोएट्स का नेम डाल देना है, कवि का नेम। तो कवि का नेम क्या आ जाएगा आपका, जॉन डन। अबाउट ऑथर, आपको ऑथर के बारे में लिखना है, जॉन डन के बारे में आपको लाइन लिखने हैं। अगर आप 12th में है तो ज़्यादा नहीं, बस 3 लाइन लिख दीजिए। अगर आप 12th में नहीं बल्कि पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है, तो मैं बता दूं एटलीस्ट आपको 8 लाइन लिखने होते हैं। 8 लाइन से भी एबव लिखना होता है, मतलब अप्रोक्स कहा जाए तो 10-12 लाइन्स लिखने होते हैं, क्योंकि उसमें मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मार्क्स ज़्यादा के लिए आपको लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा। ये हो गया ऑथर नेम। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है, सिर्फ ऑथर की बात ही मैंने की है, अभी लाइन को डिस्क्राइब नहीं किया गया। उसके बाद आपको नीचे वाले पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करना होता है। पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, पैराग्राफ का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ फुल स्टॉप किया, राइट, तो उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से फिर स्टार्ट करेंगे, जस्ट उसी के नीचे। अगर मेरा लाइन ऊपर वाला यहाँ स्टॉप हुआ तो मैं उसकी के जस्ट नीचे से स्टार्ट करूँगा। पैराग्राफ उसी को चेंज करना बोलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, फ्रॉम दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट, इस लाइन से कवि कहना चाहते हैं कि अबाउट द गिवन लाइन्स, अब जो लाइन दिया गया है आपको उस लाइन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मतलब इस लाइन से ये पोएट क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना क्या चाहते हैं, आखिर उनका मेंशन क्या है, वो बोलना क्या चाहते हैं, आपको उसको लिख देना है। जो भी आप पोएम पढ़े होंगे ना, उस पोएम में बताया गया होगा कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। जैसे द सन राइजिंग, द सन राइजिंग जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें बस पावर ऑफ लव दिखाया गया है, प्यार का पावर दिखाया गया है। ये कहा गया है कि प्यार का कोई भी लिमिट नहीं होता, प्यार का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता, ये जब चाहे वो किया जा सकता है। तो सूर्य का कोई हक नहीं बनता, कोई भी हक नहीं बनता कि वो उसे जाकर के लवर्स को डिस्टर्ब करे। मेन पॉइंट उसका वही है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बात करूँ, जो कि 12th में पढ़ना पड़ता है,
तो उसमें जो जॉन डन ने कहा है वो बस वही प्रेमी अपनी वाइफ को, बिलव्ड को छोड़ करके जो जर्मनी जा रहे होते हैं, तो वही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, ना ही थक गया हूँ जो मैं तुमसे छोड़ करके जा रहा हूँ, मुझे बस जाना है अभी जर्मनी, अर्जेंट है, मैं जितना जल्दी सूर्य आएगा उतना जल्दी मैं भी वापस आऊँगा, जितना कंफर्म सूर्य है कि आज सूर्य उगा है तो कल भी उगेगा, एज द सेम वे आज मैं जा रहा हूँ कल भी मैं आऊँगा वापस, दैट इज मेन पॉइंट। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहा गया है। तो वही लाइन को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे, अब पार्ट 1 में पढ़ते हैं, आप 12th में पढ़ते हैं, तो इतना तो आपको आ ही गया होगा कि किसी भी मतलब सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आप उसको लिख दिया, मेन पॉइंट जो होता है ना वो थीम का होता है कि आप लिखिए कैसे। अगर आप पार्ट 1 में है तो ज़्यादा अप्रोक्स 1.5 पेज आपको भरने होते हैं, मतलब एक एक्सप्लेनेशन को लेकर के जाना होता है, अप्रोक्स 1 पेज। अगर आप ऑनर्स के तो हाफ पेज काफ़ी है, इनफ है, 12th में पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब मैं एक पोएम के लाइन को लिख करके उसको डिस्क्राइब करती हूँ कि वाकई ऐसे ऐसे लिखा जाता है, उसमें लिखना क्या क्या होता है। अब हम लोग पोएम की बात करते हैं। ये लाइन को डिस्क्राइब करना होता है, ये लाइन को दिया गया है कि हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो ये लाइन में लिखा है, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, व्हाई डोस्ट दाउ डस्ट थ्रो विंडोज एंड थ्रो सर्टन कॉल ऑन अस मस्ट टू डाई मॉसन्स लवर सीजन रन्स। तो आप पहले ये जानिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, कुछ ना कुछ तो क्लू जरूर होगा। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, आप गेस कीजिए कि अनरूली सन मतलब सन को मूर्ख कौन से पोएम में कहा गया है। आप पढ़े हैं तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि ये पोएम लिया गया है द सन राइजिंग से, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन ने ही सूर्य को, सन को अनरूली सन कहा है, मूर्ख कहा है सन को। उसी में उन्होंने एब्यूज भी दिया है, 3 एब्यूजेस दिए हैं, वो भी सन को, क्योंकि सन बार बार आ जाता है मॉर्निंग में और उसको डिस्टर्ब करता है, उसे नहीं, हर एक लवर्स को डिस्टर्ब करता है। तो इससे ये पता चल गया बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, ये सन जो है द सन राइजिंग से लिया गया है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, द सन राइजिंग से, जिनके कवि का नाम क्या है, जॉन डन। तो अब ये तो बात होगी। सबसे पहला चीज देखिए कि ये लाइन है कितनी लाइन्स की, यहाँ दिस यूज होगा या दिस यूज होगा। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, Why dost thou thus throw windows and throw curtains call on us? देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया मतलब ये लाइन कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमेशा याद रखिए कोमा आपका फुल स्टॉप का पार्ट नहीं ले सकता, हर इंसान की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो हर कोई इंसान को आप एक ही इंसान में नहीं इंक्लूड कर सकते। मस्ट टू डाई मॉसन लवर सीजन रन्स, ये सेकेंड लाइन मीन्स यहाँ आपका दिस यूज होगा, दिस नहीं। तो अब आपको लिखने क्या है, यहाँ पे लिखना है these lines। अब these lines लिख दिए तो have been ही होगा, has been तो होगा नहीं, have been taken from the poem। ये लाइन लिया गया है पोएम से, कौन से पोएम से, द सन राइजिंग से। तो कोमा देकर के इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है, द सन राइजिंग, फिर इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। उसके बाद लिखना है इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, इसके पोएट का नेम लिखना है। तो क्या है राइटर का नेम, सॉरी जॉन डन, वैसे डायरेक्टली आप डन भी लिख सकते हैं, जॉन डन। ये किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। अब जॉन डन के बारे में लिखना होता है कि जॉन डन का बॉर्न तिथि, ये कहाँ बॉर्न हुए थे, मतलब जो भी आपको याद है। मैं एक लाइन बता देती हूँ, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट, वह एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ये एक लाइन हो गया। अब आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या आपको इसका बॉर्न याद है, डैड याद है, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, इनकी बॉर्न कितनी ईस्वी में हुई थी, इनकी वाइफ का नेम क्या था, क्योंकि बेसिक तो इनकी वाइफ पे ही इंक्लूड है, क्योंकि ये प्यार अकेले थोड़ी करेंगे, अपनी वाइफ के साथ ही करेंगे या तो फिर फैमिली मेंबर के साथ। दीज लाइन्स डिनोटेड बाय हिज वाइफ नॉट हिज फैमिली। तो आपको यहाँ लिखना होगा ही वॉज बॉर्न इन, उनका बॉर्न हुआ था
टू है या फिर 1562 है, तो आपको ये उसको याद करनी होती है। मतलब इसके बारे में आपको लिखने होंगे जो भी आप पोएट के बारे में जानते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम दिस लाइन, सॉरी यहाँ दिस लाइन होगा क्योंकि लाइन तो ज़्यादा है। फ्रॉम दिस लाइन्स द पोएट wants to, या तो फिर आप इसको अलग भाषा में बोल सकते हैं, द पोएट describes the power of love। आप दोनों लिख सकते हैं, या तो wants to कहना चाहते हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। द पावर ऑफ लव, प्यार का पावर दिखा रहे हैं, ये महत्व दिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो राइट हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ लव। तो इसके बाद आपको डिस्क्राइब करना होगा कि ये लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ आपको लिखने होंगे, he says that, वो कहते हैं कि ओ फूल अनरूली सन, why do you disturb us daily। आप डेली हम लोगों को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? डेली आप हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं क्यों? आप इतने मूर्ख हैं? यू कम थ्रू विंडोज, वो आते हैं विंडोज से या फिर पर्दे के छिद्र से, होल से आते हैं ना कहीं से आ जाते हैं। तो क्यों? उस बच्चे को जाकर के डिस्टर्ब कीजिए जो बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। उस राजा को जगाइए जाकर के जो शिकार करने के लिए जाने के लिए लेट हो रहा है, या फिर उस फार्मर को जगाइए जो कि अपने फील्ड पे जाने के लिए लेट हो रहे हैं। आप मुझे मतलब हम लोगों को क्यों डिस्टर्ब करने आ जाते हैं? हम लवर्स को क्यों आ जाते हैं जबकि हम लोग प्यार कर रहे होते हैं? हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, लेकिन प्यार का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। वो जब चाहे तब कर सकते हैं। देयर इज नो टाइम टेबल ऑफ लव। देन व्हाई डू यू कम अगेन एंड अगेन, डेली टू डेली एंड डिस्टर्ब अस? आप क्यों हमेशा आ जाते हैं और हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं? व्हाई? क्या इतनी भी समझ नहीं है आप? अब आप बूढ़े हो चुके हैं तो गो एंड रेस्ट। ये मतलब इस टाइप से वो कहना चाहते हैं। तो आपको जो भी लाइनें समझ में आएगी, जितना आप लिख सकते हैं उतना कोशिश कीजिएगा कि आप लिख लें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये याद कीजिए कि जो जो भी पोएम आपके सिलेबस में है वो सारे पोएम आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने में क्या गया, स्टोरी सुनना तो हर किसी को पसंद होता है। और आपकी बुक में जितने भी स्टोरी है, मतलब द मास्टिक ड्रम में तो 21 होंगे। पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट 1। तो 21 पोएम्स होंगे मास्टिक ड्रम में, तुरंत पढ़ा जा सकता है। अप्रोक्स 2 आवर लगेंगे या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप सारा का थीम समझ लीजिए कि इसमें कहना क्या चाहता है, और लाइन बाय लाइन अगर आप सेल्फ से बुक स्टडी कर लेते तो पता चल जाएगा कि ये लाइन इसमें पढ़े थे हम लोग, तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फर्स्ट सेकेंड हमेशा याद रखिए, आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा ना पेपर सेकेंड में, तो उसमें 3 एक्सप्लेनेशन आपको बनाते होते हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन आपका द मास्टिक ड्रम से जाएगा, और सेकेंड वाला द रेप ऑफ द लॉक से जाएगा, या तो द स्कॉलर जिप्सी से भी जा सकता है। तो 3 में तीनों डिवाइड होते हैं। फर्स्ट द मास्टिक ड्रम, सेकेंड द रेप ऑफ द लॉक, एंड थर्ड आपका द स्कॉलर जिप्सी से होगा। तो आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे? तो आप बुक निकालिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपको पता है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है अभी उसी से स्टडी करना चाहिए, बिकॉज यू हैव नो टाइम टू स्टडी, यू हैव नॉट मोर देन टाइम। You must study these lines, and I hope you understood very well. And if you have any doubt, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.